हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिज्ञासा क्लासेस। जैसा कि मैं आज इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से रिलेटेड होगा। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आप लोगों से ये मेरा निवेदन है कि कृपया कॉपी और कलम एक साथ लेकर के बैठें, क्योंकि इसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों आप लिखते जाएंगे और देखेंगे कि आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? तो चलिए आंसर दीजिए। ऑप्शन ए चेतावनी चिन्ह, ऑप्शन बी आवश्यक चिन्ह, ऑप्शन सी निषेधक चिन्ह, ऑप्शन डी सूचनात्मक चिन्ह। तो चलिए, आप लोगों को पता होगा कि एक वर्गाकार वर्गाकार आकृति हरे रंग की और उस पे सफ़ेद रंग का प्लस का चिन्ह किसका होता है, किस सुरक्षा चिन्ह का होता है? पहले चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप जो भी आंसर दिए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सूचनात्मक चिन्ह इसका आंसर हो जाएगा। सूचनात्मक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 2, वोल्टेज का मात्रक क्या होता है? वोल्टेज का मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी जूल पर कूलाम, ऑप्शन डी महो। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि वोल्टेज का मात्रक होता है क्या? वोल्ट। लेकिन हम देख रहे हैं कि ऑप्शन में वोल्ट कहीं नहीं है। तो एक तो सूत्र हम जानते हैं कि V बराबर W/Q होता है। तो W मतलब कार्य, कार्य का मात्रक क्या हो गया? जूल, कार्य का मात्रक जूल, और आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम। तो इससे पता चलता है कि वोल्टेज का एक ठो अन्य मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। आप लोग, मैं आशा करता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर अपना अपना आंसर कमेंट किए होंगे। दूसरे नंबर का कोई आंसर कौन सा सही है? सी, वोल्टेज का मात्रक जूल प्रति कूलाम। तीसरा है, स्मूथरिंग क्या है? यानी स्मूथरिंग क्या है? ऑप्शन ए अग्नि में ईंधन मिलाना, ऑप्शन बी अग्नि से ईंधन अलग करना, ऑप्शन सी जल का प्रयोग करके तापमान कम करना, ऑप्शन डी अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो चलिए आंसर दीजिए जल्दी से, कौन सा आंसर होगा? स्मूथरिंग की क्रिया क्या कहलाती है? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आप लोगों को सही ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए, तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करने की क्रिया ही क्या कहलाती है? स्मूथरिंग कहलाती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सकारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकारात्मक सुरक्षा चिन्ह का बैकग्राउंड कलर कैसा होता है, यानी बैकग्राउंड रंग कैसा होता है? तो ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी हरा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सकारात्मक सुरक्षा चिन्ह का बैकग्राउंड कलर कैसा होता है? आंसर दीजिए जल्दी से। तो चौथे नंबर का आंसर हो जाएगा ए नीला। ऑप्शन नंबर ए सही है, नीला। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बिजली के तारों में लगी आग किस श्रेणी की आग है? ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया, काफ़ी आसान। बिजली के तारों में लगी आग किस श्रेणी की आग है? ऑप्शन नंबर ए बी, ऑप्शन नंबर बी सी, ऑप्शन नंबर सी डी, ऑप्शन नंबर डी ए। तो आंसर दीजिए सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, ये काफ़ी हल्का और काफ़ी, एक कहें तो रसगुल्ला की तरह ये सवाल आपको इस पीडीएफ में दिया जा रहा है। सब बच्चे इलेक्ट्रीशियन से जितने लोग भी हैं, आग आग कितने प्रकार की होती है,
बिजली से लगी आग, एलपीजी से, गैस के द्वारा, पेट्रोल के द्वारा इत्यादि तरह की आगें लगती हैं। तो इसमें ये पूछ रहा है कि बिजली के तारों में लगी आग किस श्रेणी की आग है। तो आपको पता है कि आग आग 4 श्रेणियों में होती है, ए बी सी डी। तो ऑप्शन नंबर इसका दीजिए आंसर, कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी, यानी डी वर्ग की आग है बिजली के तारों में। यानी बिजली, आपसे पूछा जाए कि बिजली से अगर आग लगी है तो किस वर्ग की आग हो जाएगी? डी वर्ग की, क्योंकि इसका ट्रिक होता है ठोस द्रव गैस। ठोस द्रव गैस, अगर ठोस से लगी आग है, ठोस से लगी आग है तो कौन सा वर्ग हो जाएगा? ए। और द्रव से, लिक्विड से अगर आग लगी है तो बी। अगर गैस से आग लगी है आग तो सी, और बिजली के द्वारा लगी हुई आग है तो डी। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग की आकृति किस सुरक्षा चिन्ह की होती है? चलिए, इसमें आ गया क्वेश्चन कि सफेद रंग की पृष्ठभूमि, यानी जो सुरक्षा चिन्ह दर्शाया गया होगा उसमें सफेद रंग का बैकग्राउंड कलर होगा और उस पर लाल रंग की जो साइन मतलब आकृति होगी वो लाल रंग की होगी। वो किसका चिन्ह होता है? सूचनात्मक, सचेतक, आवश्यक, निषेधात्मक। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जल्दी से कि 6 नंबर का आंसर क्या होगा कि सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग की आकृति है, किस सुरक्षा चिन्ह को दर्शाती है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। छठवें का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। छठवें का आंसर ए, सूचनात्मक चिन्ह का सफ़ेद बैकग्राउंड कलर होता है और लाल रंग की आकृति से उस पर सुरक्षा चिन्ह बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं क्या? सूचनात्मक चिन्ह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर सही देंगे कि आग बुझाने में स्टार्विंग क्या कहलाता है। यानी ऑप्शन ए है अग्नि में ईंधन मिलाना, ऑप्शन बी अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, ऑप्शन सी अग्नि से ईंधन अलग करना, ऑप्शन डी जल का प्रयोग करके तापमान कम करना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आंसर दीजिए कि आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है। सबसे पहले तो स्टार्विंग की परिभाषा, स्टार्विंग का मीन्स आपको पता होना चाहिए कि स्टार्विंग मीन्स क्या होता है, तो उसके अनुसार आप खुद अनुमान लगा लेंगे कि क्या होगा आंसर। तो स्टार्विंग मीन्स होता है क्या? भूखे मरना। स्टार्विंग मीन्स होता है भूखे मरना। स्टार्विंग का मीन्स होता है इंग्लिश में, स्टार्विंग का इंग्लिश होता है भूखे मरना। भूखे मरना। तो इसमें मतलब कि अग्नि में ईंधन मिलाना नहीं, आंसर ही सही नहीं लगता है। ऑप्शन बी क्या करा? अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, नहीं ये भी नहीं है। अग्नि से ईंधन अलग करना, हाँ ऑप्शन नंबर सी कि अग्नि से ईंधन अगर अलग कर देते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्विंग क्रिया हो जाएगी। और जल का प्रयोग करके तापमान कम करना, ये नहीं होगा, क्योंकि जल का प्रयोग करके तापमान कम करेंगे तो इसको बोलते हैं क्या? कूलिंग बोलते हैं। कूलिंग की क्रिया बोलते हैं इसको, कूलिंग बोलते हैं, कूलिंग बोलते हैं। और कूलिंग बोलते हैं। अग्नि से ईंधन अलग करना क्या कहलाएगा? स्टार्विंग, यानी भूखे मरना। तो सातवें का क्या आंसर हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8वें नंबर पर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इस औजार का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए कॉम्बिनेशन प्लायर, ऑप्शन नंबर डी लॉन्ग नोच प्लायर, ऑप्शन नंबर बी लॉन्ग नोच प्लायर, ऑप्शन नंबर सी डायगोनल कटिंग प्लायर, ऑप्शन नंबर डी वायर स्ट्रिप। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए क्या होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी से। 8वें का क्या होगा आंसर? अपनी कॉपी पे अपने कलम से नोट करिए कि हमने क्या, आप 8वें का आंसर दे रहे हैं और फिर हम क्या बता रहे हैं सही, क्योंकि लास्ट में काउंट करना है कि आप लोग
ईमानदारी से कितना सही और कितना गलत कर रहे हैं। तो 8वें का आंसर हो जाएगा क्या, डायगोनल कटिंग प्लायर। ऑप्शन नंबर सी, डायगोनल कटिंग प्लायर इस औजार का नाम है। जो टूल से दिया गया है चित्र में, इसका नाम क्या है, डायगोनल कटिंग प्लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिंसर, पिंसर का क्या उपयोग है। ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी से कीलों को निकालना। ऑप्शन नंबर बी, छोटे व्यास के तार को काटना। ऑप्शन नंबर सी, छोटी वस्तु को पकड़ना जहां हाथ न पहुंचे। ऑप्शन नंबर डी, फ्लेक्सिबल तारों को ऐंठना। तो आंसर दीजिए, क्या होगा आंसर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग इसका आंसर दे चुके होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के बच्चे अभी हाल फिलहाल में ही इलेक्ट्रिकल टूल्स, वैद्युतिक उपकरण का चैप्टर पढ़ चुके हैं और सेफ्टी प्रैक्टिस का पढ़ चुके हैं। इसमें आपको इंस्ट्रक्टर के द्वारा ये प्रत्येक टूल्स आपकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाया गया होगा। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं क्या, ये जो चित्र में दिया गया है ये कौन सा, इसका उपयोग क्या है। इसका नाम तो पहले पिंसर है, ऑलरेडी आप लोग जान रहे हैं कि पिंसर है। तो पिंसर का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नहीं सॉरी, लकड़ी से कीलों को निकालना, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका आंसर, कि लकड़ी से कीलों को निकालना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कृत्रिम श्वास की उत्तम विधि कौन सी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कृत्रिम श्वास की सबसे उत्तम विधि कौन सी है। ऑप्शन ए, लाबोर्ड विधि। ऑप्शन बी, सिल्वेस्टर विधि। ऑप्शन सी, सैफर विधि। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कृत्रिम श्वास की सबसे उत्तम विधि कौन सी होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बता रहा है आपसे कि लाबोर्ड विधि होगी, सिल्वेस्टर विधि होगी, सैफर विधि होगी, ये कौन सी विधि होगी। कृत्रिम श्वास जो किसी दुर्घटना हो जाने के बाद रोगी को कृत्रिम श्वास दी जाती है। तो आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, सभी लोग कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। लाबोर्ड विधि होगी, सिल्वेस्टर विधि होगी, सैफर विधि होगी, कोई नहीं होगी। तो चलिए आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, लाबोर्ड विधि, ऑप्शन नंबर ए, लाबोर्ड विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ए बी सी का फुल फॉर्म क्या होगा, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए, एयर ब्रीदिंग सर्कुलेशन। ऑप्शन बी, एयर ब्लास्ट कोच। ऑप्शन सी, आर्ट ब्राइट कलर्स। ऑप्शन डी, एयर शॉक सर्किट। तो आंसर क्या हो जाएगा, दीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर, ए बी सी क्या होगा इसका फुल फॉर्म। तो दीजिए आंसर दीजिए, समझिए क्या आंसर होगा इसका। एयर ब्रीदिंग सर्कुलेशन, एयर ब्लास्ट कोच, आर्ट ब्राइट कलर्स, एयर शॉक सर्किट। तो इसमें सीधा सीधा आंसर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या, एयर ब्रीदिंग सर्कुलेशन। ए बी सी का फुल फॉर्म होगा, ए से हो जाएगा एयर, बी से हो जाएगा ब्रीदिंग, सी से हो जाएगा सर्कुलेशन। सॉरी, सर्कुलेशन का स्पेलिंग गलत है, तो एयर ब्रीदिंग सर्कुलेशन हो जाएगा इसका आंसर। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 12 नंबर जो क्वेश्चन है, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह का बैकग्राउंड कलर कैसा होता है। मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह का बैकग्राउंड कलर कैसा होता है। सचेतक चिन्ह ऑप्शन दे रहा है, ए पीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी श्वेत। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर दीजिए, टाइप कर दीजिए आंसर। अगर आपको आ रहा है तो सबसे पहले देखेंगे कौन लोग अपना आंसर सही दे रहे हैं और कौन लोग गलत दे रहे हैं। तो मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह कहें तो वार्निंग साइन का बैकग्राउंड कलर कैसा होता है। तो सब लोगों को पता है कि 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ए पीला कलर होता है। क्या होता है, पीला कलर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि चालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी नगण्य, ऑप्शन सी ज्यादा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए आंसर दीजिए, आंसर नोट करिए अपना। आप अपने कॉपी में आंसर लिख करके बैठ जाइए कि हमने 13 नंबर का ए आंसर दिया है, गलत है सही है आप खुद जांच लीजिए। हम तो आंसर बताने के लिए तैयार हैं ही। यूट्यूब पर पहली बार आ रहे हैं वीडियो लेकर के, तो आपका कर्तव्य बनता है, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। और भी दोस्तों जो ITI में पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रीशियन में पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं अगर अच्छा लगे तब। अगर अच्छा नहीं लगे तो कोई वो नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है, छूना भी नहीं है। शेयर न तो शेयर करना न तो लाइक करना है। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक है उपयोगी साबित हो रहा है, हमने पढ़ा है, तो आप प्लीज़ शेयर करना न भूलें। चलिए तो हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन बातों बातों में भूल रहे हैं। चालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी नगण्य, ऑप्शन सी ज्यादा, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आंसर? 13 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। यानी चालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। सी आंसर सही हो जाएगा, सी ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, चालकता का घटता क्रम क्या है? यानी कहें तो अवरोही क्रम में, यानी चालकता को अवरोही क्रम में पूछ रहा है कि चालकता का अवरोही क्रम क्या है। यानी सबसे बढ़िया चालक, फिर उससे खराब चालक, फिर उससे खराब चालक, लास्ट में सबसे खराब चालक। यानी जो 4 प्रकार के क्रम वो धातु दिए गए हैं, तो इनमें ये पूछ रहा है कि इनमें चालकता का जो क्रम है सबसे बढ़िया कौन है और सबसे मतलब खराब कौन है। तो चलिए आंसर दीजिए इसका। सबसे बढ़िया चांदी है क्या? ए नंबर, चलिए ठीक है। बी सोना, सी एल्युमिनियम, फिर उसके बाद तांबा। नहीं नहीं नहीं, गलत। ऑप्शन ए तो गलत, सरासर गलत है, क्योंकि एल्युमिनियम से बढ़िया क्या होता है? तांबा होता है। ऑप्शन बी क्या कर रहा है? तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम। आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या कह रहा है। सबसे पहले अच्छा चालक चांदी है, तो चांदी होना चाहिए, तो पहले तांबा दे दिया। इससे ऑप्शन नंबर बी कट रहा है। ऑप्शन सी एल्युमिनियम, यह भी कट रहा है कि नहीं कट रहा है? क्योंकि सबसे अच्छा चालक सबसे पहले रखना है। ये क्या कर रहा है? एल्युमिनियम को रख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या है? गलत। बच गया आंसर डी, चांदी। बहुत बढ़िया। तांबा, बहुत बढ़िया। सोना, बहुत बढ़िया। उसके बाद एल्युमिनियम। दोस्तों सोना से घबराना नहीं है। सोना को लोग बोलते हैं कि सबसे बढ़िया कंडक्टर है सोना, काफ़ी कीमती धातु है। लेकिन इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के तहत अगर देखा जाए तो सबसे गुड कंडक्टर चांदी, और चांदी की बात आता है कापर, कापर के बाद ही सोना का नंबर आता है, ठीक ना। इसके बाद एल्युमिनियम, इसके बाद वगैरह वगैरह धातुएं हैं जो कि चालकता के क्रम को बनाती हैं। तो हम मुख्यतः पढ़ते हैं चांदी, तांबा, सोना को कम पढ़ते हैं, उसके बाद आता है एल्युमिनियम, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 14 का क्या आंसर होगा? चलिए आप लोग जान ही गए होंगे, आप लोगों को बताने की जरूरत है ही नहीं। 14 का क्या आंसर हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 14 का आंसर, डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया। विद्युत की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी मैक्सवेल, ऑप्शन सी वोल्टा, ऑप्शन डी थेल्स। चलिए दोस्तों आंसर दीजिए जल्दी से। विद्युत की खोज, क्योंकि हम इलेक्ट्रीशियन में एडमिशन कराए हैं, हम इलेक्ट्रीशियन के छात्र प्रशिक्षु हुए, तो कम से कम सबसे पहला काम आपके इंस्ट्रक्टर के द्वारा ये बताया गया होगा कि विद्युत कितने प्रकार की होती है, विद्युत की खोज किसने की थी, सबसे पहले विद्युत की खोज
किस सन में हुआ, किस शताब्दी में हुआ, ठीक, कैसे हुआ। तो इसलिए इसमें क्वेश्चन देने का मेरा यही वजह हुआ कि कम से कम इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के बच्चों को ये तो पता चले कि जो इलेक्ट्रिक है, विद्युत है, इसकी खोज किसने किया था। तो 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर का आंसर दीजिए जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में, आप लोगों को पता होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर डी, थेल्स नामक वैज्ञानिक। याद आ गया? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने विद्युत की खोज सर्वप्रथम किया था। उसके बाद तो सभी लोगों ने अपना 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 नियम पारित किया है, ठीक, लेकिन सबसे पहले कहें तो थेल्स नामक वैज्ञानिक ने विद्युत की सर्वप्रथम खोज की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया यहीं पे, कहीं दूर नहीं जाना है। 15 नंबर के बाद 16 नंबर जो क्वेश्चन दे दिया आपको कि विद्युत मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। चलिए बहुत बढ़िया, लल्लन टॉप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? बताने की जरूरत है क्या? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कितने प्रकार की विद्युत होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन? अब कोई कह देगा कि सर जी एसी और डीसी, नहीं, इसका आंसर 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? एक स्टैटिक और एक डायनामिक। कहें तो स्थितिज और गतिज विद्युत। सर्वप्रथम विद्युत की खोज हुई तो उसमें 2 प्रकार के ही विद्युत का विवरण दिया गया, स्थितिज विद्युत, स्थिर विद्युत और गतिज विद्युत, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इस सूची तक मिस्टेक हो गया है, प्रिंट करने में, टाइप करने में मिस्टेक हो गया है। इसमें दिया गया है कि इस संकेत यानी दिए गए प्रश्न में ये जो चिन्ह है वो क्या दर्शाता है, यानी चिन्ह सीधा सीधा समझिए कि इस चिन्ह का नाम क्या है। जो साइन दिया गया है इसका चिन्ह, इस चिन्ह का नाम क्या है? ये जो है ये टाइप करने में गलत हो गया है, ठीक। यहाँ पे होगा इस चिन्ह का नाम क्या है, मिस्टेक हो गया है भाई। इस चिन्ह का नाम क्या है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए है विद्यालय, ऑप्शन बी संरक्षित, ऑप्शन सी पैदल क्रॉसिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 17 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आप लोगों को बड़ी दिक्कत समझने में दिक्कत आई होगी, क्योंकि टाइप करने में मिस्टेक हो गया। तो इसको आप समझ जाइए, इसमें कुछ बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं है, बस इसमें यही ध्यान देना है कि ये जो चित्र दिया गया है, ये जो चिन्ह दिया गया है, इस चिन्ह का नाम क्या है, बस आपको ये बता देना है। तो पढ़े होंगे, मैं आशा करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे इसका और सही आंसर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी, पैदल क्रॉसिंग का ये चिन्ह है। ये जो चिन्ह है, ये जो बच्चा देख रहे हैं ना, ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल बना हुआ है और उसमें रोड पे क्या कर रहा है? पैदल क्रॉसिंग, यानी बच्चा पैदल चल रहा है, दिखाया जा रहा है, संकेत इंडिकेट कर रहा है। तो किसका इंडिकेट? पैदल क्रॉसिंग, ठीक ना, क्रॉस कर रहा है लड़का, ठीक ना, पैदल। तो ऑप्शन नंबर सी, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? पैदल क्रॉसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आवेश, 18 नंबर क्वेश्चन, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लल्लन टॉप। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? अभी पिछले क्वेश्चन में आप पढ़े थे विद्युत, तो आपको पता है कि विद्युत किसे कहते हैं? तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो वही आवेश, उसी आवेश को पूछ रहा है कि आवेश का मात्रक क्या होता है। हमने आपको पहले कि दूसरे, मुझे याद है कि शायद दूसरे क्वेश्चन में ही आपको बताए थे कुछ कि आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे कि वोल्टेज का मात्रक क्या होता है। तो वोल्टेज का मात्रक उसमें वोल्ट नहीं दिया था, तो हमने कन्वर्ट करके निकाला कि V बराबर W/Q, यानी आवेश, वो कार्य बटा के आवेश। तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कूलाम, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी एम्पियर।
कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जल्दी से, क्या सही होगा इसका आंसर। आवेश का सही मात्रक क्या होगा, आंसर हो जाएगा क्या, कूलाम। इसको इंडिकेट किससे करते हैं, क्यू से। किससे इंडिकेट करते हैं, क्यू से, कूलाम। कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। उन्नीस नंबर क्वेश्चन, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा है, यानी गोल्डन हावर पूछ रहा है बाबू कि यदि पीड़ित को सिर में चोट लग गई है, यानी उसके मस्तिष्क में चोट लग गई और वह मरने की पोजीशन में है, तो उसके लिए गोल्डन हावर, इंग्लिश में गोल्डन हावर यानी स्वर्णिम घंटा कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए सुरक्षा एवं सावधानियों का एक क्वेश्चन है। सुरक्षा एवं सावधानियां चैप्टर जो पहला है उसी से क्वेश्चन है कि पहले 15 मिनट, ऑप्शन बी पहले 30 मिनट, ऑप्शन सी पहले 45 मिनट, ऑप्शन डी पहले 60 मिनट। आंसर दीजिए। कुछ पढ़े हैं तो अपनी पढ़ाई, अपने तैयारी को परखिए और 19 नंबर का आंसर अपने कॉपी में लिख करके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए कि 19 नंबर का आंसर क्या होगा। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आंसर बता दिए होंगे, लिख लिए होंगे कि 19 का आपने क्या सही किया है। तो हमारा आंसर क्या जा रहा है, आंसर जा रहा है पहले 30 मिनट। आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पहले 30 मिनट गोल्डन आवर। गोल्डन आवर मतलब पहले 30 मिनट का जो घंटा, आधा घंटा होगा वह पीड़ित के लिए वो क्या होगा, स्वर्णिम घंटा माना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। अब चलिए, लोग बोलते हैं कि अरे कोमा में चले गए हैं क्या, तो वही क्वेश्चन ही बोल रहा है कि पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। तो बाबू थोड़ा सा कोमा शब्द अच्छा तो नहीं का अगर कह दिया जाए तो एक व्यवहारिक जीवन में कोमा शब्द किसी पे सुटेबल और अच्छा प्रकट नहीं होता है। बट इसके बारे में हम जानेंगे कि अगर कोई पीड़ित की कौन सी कैसी स्थिति रहेगी तो उसको कहा जाएगा कि कोमा में चला गया है। ऑप्शन ए बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर देना, मतलब कह रहा है कि पीड़ित बेहोश रहे पर बुलाने पर उत्तर दे तो उसको कोमा कहेंगे। ऑप्शन बी होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना, यानी होश में रहेगा पीड़ित, पीड़ित का होश में रहना पर लेकिन आप बुलाने पर, आपके द्वारा बुलाने पर या बुलाने पर उत्तर न देना, मतलब कि होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना। ऑप्शन सी सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना। ऑप्शन डी पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना और बुलाने पर उत्तर न देना। तो कुछ टाइपिंग करने में मिस्टेक है, होकर लेटे रहना चाहिए तो उसमें लेते रहना है। सॉरी, ये जो है इसको बनाना लीजिएगा टी, लेटे रहना, वर्ड गलत हो गया है टाइप करने में, लेते रहना नहीं, वो लेटे रहना चाहिए। ठीक ना, तो पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना, यही क्रिया क्या कहलाएगी, कोमा कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन यानी 21 नंबर क्वेश्चन, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। चलिए आंसर दीजिए। ऑप्शन ए मलहम लगाना, ऑप्शन बी चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना, ऑप्शन सी चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, ऑप्शन डी चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना। तो कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द आंसर दीजिए और अपनी कॉपी, अपने नोटबुक पे इसको नोट करिए कि 21 नंबर का आप आंसर
कौन दे रहे हैं। इसके बाद आंसर हम बताने जा रहे हैं, आप अपने आंसर से मिलान कर लीजिए कि आप सही आंसर दिए हैं या गलत आंसर दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आंसर दे चुके होंगे कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का बी नंबर। जहर से खतरे के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया। 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, बताया जा रहा है कि जहर से खतरे के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ये जो प्रत्येक सिंबल है इसका कुछ न कुछ कहीं न कहीं प्रयोग होगा। तो इसमें आपको बताना है कि जो जहर से खतरा है, पॉइजन से खतरा है, उसके लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो आंसर दीजिए जल्द से जल्द। 22 नंबर का आंसर चलिए दे चुके होंगे आंसर आप 22। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें ऑप्शन से पकड़ भी आप सकते हैं। पहला वाला ऑप्शन दे रहा है आग, आग जल रही है। आग जलने के बाद क्या, उस पर देख रहे हैं कि बाल्टी से पानी गिराया जा रहा है और उसको क्रॉस किया हुआ है। मतलब इसको क्या कर रहा है, मना कर रहा है कि आग पे पानी डालना मना है। ऑप्शन बी, क्रॉस हड्डियाँ और एक खोपड़ी। किसका प्रयोग है ये, जहर से खतरे के लिए ये चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि जहर से खतरा के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ट्रायंगल बना हुआ है और उस पर 2 क्रॉस हड्डियाँ और एक खोपड़ी का चित्र बनाया गया है, यही होता है। ऑप्शन नंबर जी सी जो है ये किसका है, ये लेजर बीम का प्रयोग, ये लेजर बीम का चिन्ह है। और ऑप्शन नंबर डी पैदल क्रॉसिंग का चिन्ह है। इसलिए आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ऑलरेडी सही हो जाएगा ऑप्शन बी, जहर से खतरे के लिए। ठीक, आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। BIS का पूर्ण रूप क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। BIS का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो BIS का फुल फॉर्म आप लोग को पता होगा, पढ़े होंगे, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। BBI कहें तो, क्योंकि CBT एग्जाम में आपके कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिसमें काफ़ी स्टूडेंट गलत करके चले जाते हैं। तो हम लोग को गलत नहीं करना है, इसका आंसर सही देना और हमको सही जानकारी लेनी है। ठीक, तो BIS का फुल फॉर्म आप दे चुके होंगे आंसर। तो BIS, बी से क्या हो जाएगा, ब्यूरो। बी से क्या हो जाएगा, ब्यूरो। आई से इंडियन और एस से स्टैंडर्ड। तो क्या हो जाएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक, BIS का तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमारे मस्तिष्क को कितने मिनट तक ऑक्सीजन ना मिले तो भी वह जीवित रह सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक प्रकार से कहें तो सामान्य ज्ञान का भी एक क्वेश्चन है। तो हमारे मस्तिष्क को कितने मिनट तक ऑक्सीजन न मिले तो भी वह जीवित रह सकता है। हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं है, फिर भी मस्तिष्क हमारा कितने मिनट तक अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति न हो तो भी जीवित रह सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए 2 मिनट, ऑप्शन नंबर बी 3 मिनट, ऑप्शन नंबर सी 5 मिनट, ऑप्शन नंबर डी 5.5 मिनट। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर दीजिए जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में। 24 का आंसर हो जाएगा क्या, बी, ऑप्शन नंबर बी 3 मिनट। यानी 3 मिनट तक हमारे मस्तिष्क को अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति न, यानी ऑक्सीजन न उपलब्ध हो तो भी हमारा माइंड काम करना बंद नहीं करेगा, अर्थात जीवित रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इससे आपका एक जीके का क्वेश्चन भी तैयार हो गया कि हमारा मस्तिष्क कितने मिनट तक बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है। तो आंसर होगा क्या, 3 मिनट। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे, यानी हार्ट अटैक। लोग बोलते हैं कि अरे फलाने कारीगर, फलाने इलेक्ट्रीशियन को क्या हो गया,
दिल का दौरा पड़ गया यानी हार्ट अटैक हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो इससे पहचानने के लिए कोई अगर पीड़ित है, आप उसको दिल का दौरा पड़ा हुआ है, तो आपको पहचानना है कि कैसे पहचानें कि दिल का दौरा पड़ा है, कि कुछ काट लिया है, कि कुछ हो गया है, कि कुछ ऐसे, ठीक। तो अगर दिल का दौरा पड़ा हुआ व्यक्ति आपके पास पीड़ित अगर मिल जाए तो उसको पहचानने का क्या तरीका है, तो ऑप्शन में ए से डी तक इसका आंसर है, इसमें से एक सही है, उसको आप खुद ढूंढिए। अगर जानते होंगे तो पकड़ लेंगे, नहीं जानते होंगे तो उससे ढूंढते रह जाएंगे, टाइम समाप्त हो जाएगी। तो चलिए, होठों के चारों ओर नीला रंग, ऑप्शन ए कह रहा है कि होठों के चारों ओर नीला रंग, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन सी क्या कर रहा है, रीढ़ की हड्डी में दर्द से। ऑप्शन डी, पेट में अधिक सूजन से। तो दोस्तों, इसमें दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति की पहचान ये होती है कि उसके होठों के चारों ओर कैसा रंग हो जाएगा, नीला रंग हो जाएगा। इससे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, होठों के चारों ओर नीला रंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 5S कंसेप्ट में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। ठीक, 5S कंसेप्ट यानी इसका मतलब होता है यस 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 यस, यानी इसमें पूछ रहा है कि जो 5 यस हैं इसमें स्टैंडर्डाइजेशन को कौन इंडिकेट करता है। तो जो चौथे नंबर पर है यस, जो ये चौथे नंबर पर यस है, यह किसको इंडिकेट करता है, स्टैंडर्डाइजेशन को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दीजिए, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चौथा चरण। यानी ऑप्शन ए कह रहा है प्रथम चरण, नहीं। ऑप्शन बी कह रहा है दूसरा चरण, नहीं। ऑप्शन सी कह रहा है तीसरा चरण, नहीं। ऑप्शन डी कह रहा है चौथा चरण, हाँ चौथा चरण जो चौथे नंबर पर जो यस है यही कहता है क्या, स्टैंडर्डाइजेशन को इंडिकेट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत मैकेनिक के लिए आवश्यक पेंचकस की सैंक की लंबाई होती है, कितना होती है। ऑप्शन ए 0.5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 8 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए, उसमें कौन सा आंसर सही होगा, ए बी सी डी कौन सही होगा। मैं आशा करता हूँ कि अब आप लोग आंसर दे चुके होंगे, क्योंकि पढ़े हैं तो इसमें आंसर खोजने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बस उसको खोजेंगे जो आप जानते हैं। जैसे आपके सामने 4 क्वेश्चन दिया गया है, तो अगर सच में अगर आपको क्लियरिटी मालूम है कि एक विद्युत इलेक्ट्रीशियन के लिए पेंचकस की जो आवश्यक पेंचकस होता है उसके सैंक की लंबाई कितनी होती है, तो आप तुरंत उसी ऑप्शन को खोजेंगे जिसको आप जानते हैं। तो इसमें आपको पता चल गया होगा कि एक इलेक्ट्रीशियन के लिए जो आवश्यक पेंचकस स्क्रू ड्राइवर है उसके सैंक की लंबाई होती है 8 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हैमर के भाग नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से हैमर की भाग नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से एक भाग हैमर का नहीं है और सब 3 भाग हैमर के हैं। तो चलिए आंसर दीजिए, फेस, पिन, नेक, सैंक। चलिए आंसर दीजिए 28 नंबर का। 28 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, सैंक। 28 नंबर का आंसर डी, सैंक हो जाएगा। फेस, पिन, नेक, फेस, पिन और नेक ये तीनों किसके हैं, हैमर के। और सैंक किसका है, स्क्रू ड्राइवर का भाग है। सैंक किसका भाग है, स्क्रू ड्राइवर का। ठीक, तो इसलिए सैंक हैमर का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिक पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिक पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है। पंच तो बाबू बहुत प्रकार के होते हैं, बट हम लोग इसमें क्वेश्चन हमारा है कि प्रिक पंच, एक प्रिक पंच का प्रयोग किस लिए करते हैं। तो एक प्रकार से कहें तो एक प्रिक पंच एक प्रकार का एक मार्किंग टूल है, किसी भी जॉब पे मार्किंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो
इसमें पूछ रहा है कि जो पंच करते हैं प्रिक पंच का प्रयोग मार्किंग के लिए करते हैं, लेकिन इसका एंगल कितना होता है, तो इसका एंगल आप लोगों को पता होगा कि 30 अंश और 60 अंश। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। प्रिक पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है, 30 अंश से 60 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। टेस्ट लैंप का प्रयोग कितने वोल्टेज तक किया जाता है? टेस्ट लैंप का प्रयोग कितने वोल्टेज तक किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 500 वोल्ट, ऑप्शन बी 250 वोल्ट, ऑप्शन सी 1000 वोल्ट, ऑप्शन डी 1100 वोल्ट। तो आंसर दीजिए, जो टेस्ट लैंप का प्रयोग करते हैं कितने वोल्टेज तक किया जाता है इसका प्रयोग टेस्ट लैंप का? तो आंसर दीजिए जल्द से जल्द। दोस्तों, अगर क्वेश्चन अगर आप लोगों को लगे कि नहीं है कुछ सीबीटी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित हो रहा है, तो आप लोग कृपया करके कमेंट और शेयर और लाइक करना न भूलें। आगे और भी अपने दोस्त मित्र जो भी फ्रेंड्स लोग हैं और भी अदर स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी ये क्वेश्चन, ये जो सीरीज चल रही है पार्ट 2 मॉडल टेस्ट का, जो पार्ट 2 चल रहा है, इसको आप प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। अगर अच्छा लगे तब, अगर अच्छा नहीं लगे तो उसको आप नहीं शेयर करिए। ठीक, तो ठीक है, वो आपकी बात है, आपके ऊपर है अच्छा लगे या न लगे, लेकिन आइए क्वेश्चन हल करना न भूलें। ये नहीं कि सर जी लाइक सब्सक्राइब और शेयर के ही बारे में सोच रहे हैं, नहीं, हम लोगों का ध्यान क्वेश्चन पर ही है कि 30 नंबर क्वेश्चन हम भूले नहीं है, इसका आंसर देना है। तो दीजिए जल्दी से आंसर, टेस्ट लैंप का प्रयोग कितने वोल्टेज तक किया जाता है? तो टेस्ट लैंप का प्रयोग 250 वोल्ट से अधिक पर नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी 250 वोल्ट। और 500 वोल्ट तक किसका प्रयोग करते हैं? फेज टेस्टर। किसका प्रयोग? फेज टेस्टर 500 वोल्ट पर करते हैं, फेज टेस्टर का प्रयोग 500 वोल्ट तक। ठीक, लेकिन यहाँ हमारा क्वेश्चन पूछा है किसका? टेस्ट लैंप। तो टेस्ट लैंप यही 250 वोल्ट से अधिक पर नहीं किया जाता है। ठीक, 250 वोल्ट तक ही टेस्ट लैंप का प्रयोग करते हैं। बहुत VVI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना लीजिए इसको, स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल कौन सी धातु से बनती है? चलिए, हैंड टूल्स से आ गया ये हमारा क्वेश्चन। फाइल कौन सी धातु से बनती है? ऑप्शन ए कास्ट आयरन, ऑप्शन बी निकेल स्टील, ऑप्शन सी हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो आंसर दीजिए, कास्ट आयरन होगा कि निकेल स्टील कि हाई कार्बन स्टील कि सभी? तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? फाइल कौन सी धातु से अधिकतर बनती है? हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन नंबर सी सही है, हाई कार्बन स्टील से। ठीक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 यानी 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? डेप्थ माइक्रोमीटर की रेंज क्या होती है? डेप्थ माइक्रोमीटर की रेंज क्या होती है? माइक्रोमीटर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा गया है डेप्थ माइक्रोमीटर की रेंज क्या होती है? ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए 0.25 mm से 50 mm मतलब 50 mm तक, ऑप्शन बी कर रहा है 0 mm से 25 mm तक, ऑप्शन सी कर रहा है ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी कर रहा है नन, कोई नहीं। तो बता दीजिए, आंसर दे दीजिए जल्दी से। 32 नंबर का आंसर 0 से 25 mm तक लगभग इसकी क्या होती है? रेंज होती है। रेंज, रेंज मतलब होता है दोस्तों परास। रेंज मतलब परास, रेंज मीन्स होता है परास, जो इसके एरिया में मतलब इसके रेंज में मिलता है। 0 mm से 25 mm तक इसकी रेंज होती है डेप्थ माइक्रोमीटर की। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, SWG की रेंज क्या होती है? देखिए रेंज पर क्वेश्चन आने लगा, दो क्वेश्चन आपको फंस गए रेंज से। SWG की रेंज क्या होती है? तो ये तो काफ़ी इलेक्ट्रिशियन का एक हलवा क्वेश्चन है कहें तो। SWG एक प्रकार का क्या है? इलेक्ट्रिशियन टूल्स है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? SWG के माध्यम से वायर या तार की क्या मापते हैं? गेज मापते हैं कितने mm की है। ठीक, तो अब पूछ रहा है कि SWG की कितने रेंज तक होता है, कितनी रेंज तक आती है एक इलेक्ट्रिशियन में SWG?
तो 0 से 50 ऑप्शन बी, 0 से 60 ऑप्शन सी, 0 से 42 ऑप्शन डी, 0 से 36। आंसर हमारा हो जाएगा क्या, 0 से 36 की रेंज तक आता है क्या, SWG। आंसर नंबर डी, आंसर डी सही हो गया, 0 से 36 क्वेश्चन। शेयर और सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ टेस्ट को हल करते जाएं। क्वेश्चन आपको अगर अच्छा लग रहा है कि नहीं, कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक है तो अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना ना भूलें प्लीज। 34 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट है, वायर स्ट्रिपर किसके बने होते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वायर स्ट्रिपर। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी हार्ड स्टील, ऑप्शन सी हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन डी क्रोमियम। मिस्टेक है यहाँ पे, इसको सी कर लीजिए, सी आई हो जाएगा डी, टाइपिंग मिस्टेक है, समझ सकते हैं आप लोग काफ़ी समझदार प्राणी हैं। तो वायर स्ट्रिपर किसके बने होते हैं, तो आंसर दीजिए जल्दी से। तो वायर स्ट्रिपर बने होते हैं हार्ड स्टील के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, हार्ड स्टील, ऑप्शन नंबर बी, हार्ड स्टील के। ठीक, हार्ड स्टील के बने होते हैं वायर स्ट्रिपर, ठीक ना। तो याद कर लीजिए आप लोग क्वेश्चन, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक प्रकार से कहा जाए तो, क्योंकि वायर स्ट्रिपर हम लोग बहुतायत प्रयोग करते हैं। वायर स्ट्रिपर क्या करता है, एक वायर की इंसुलेशन उतारने की, इंसुलेशन वायर को यानी तार को बिना कटे, बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसके ऊपर से इंसुलेशन को उतारने के लिए काम आता है कौन, वायर स्ट्रिपर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम के केबिल में लग लगाने हेतु क्या उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम के केबिल में लग लगाने हेतु क्या उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए क्रिम्पिंग टूल, ऑप्शन बी एडजस्टेबल रिंच, ऑप्शन सी डायगोनल प्लायर, ऑप्शन डी नोज प्लायर। तो एल्युमिनियम के केबिल में लग लगाने हेतु क्या प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन आंसर दीजिए, आप लोग पढ़े हैं। क्या आंसर होगा इसका, क्रिम्पिंग टूल होगा, ऑप्शन बी होगा एडजस्टेबल रिंच, ऑप्शन सी होगा डायगोनल प्लायर, ऑप्शन डी होगा नोज प्लायर। देखिए दोस्तों, केबिल की, एल्युमिनियम के केबिल में लग लगाने, तो लग जानते हैं कहाँ लगाते हैं, केबिल के लास्ट सिरों पर। मान लीजिए आपके पास केबिल है, तो केबिल का जो लास्ट सिरे होते हैं ना, मान लीजिए इसको कहीं कनेक्ट करना है, तो ये ऐसे कुछ करके आकृति बनी होती है, तो यहाँ पे कोई एक लग लगाना होता है, तो इसको ज्वाइंट करने के लिए, एक प्रकार से कनेक्शन को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, क्रिम्पिंग टूल। ऑप्शन नंबर ए, एक प्रकार का ऐसा टूल है जो लग को लगा करके यहाँ पे दबा दिया जाता है, यहाँ पे लास्ट केबिल की या वायर के लास्ट सिरे पर दबा दिया जाता है, तो इसका एक टर्मिनेशन तैयार होता है और हमारी विद्युत धारा आसानी से इसमें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करा लेते हैं। मतलब कि इसे कनेक्ट करा देते, एक प्रकार से समझें तो, जैसे मान लीजिए कहीं कनेक्ट कराना है, तो वायर को कब तक पकड़ के रखेंगे, कब तक उसमें टच करके रखेंगे, तो ऐसे एक अगर लग लगा करके क्रिम्पिंग टूल के सहायता से उसको क्रिम्प कर देंगे, तो हमारा एक केबल का टर्मिनेशन तैयार हो जाता है, जिससे हमें क्या, विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होने लगती है। चलिए, तो आप समझ गए होंगे कि एल्युमिनियम के केबिल में लग लगाने हेतु उपयोग किया जाता है क्रिम्पिंग टूल, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन गतिज विद्युत का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन गतिज विद्युत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए ताप विद्युत, ऑप्शन बी प्रकाश विद्युत, ऑप्शन सी दाब विद्युत, ऑप्शन डी घर्षण विद्युत। बहुत ललन टॉप क्वेश्चन, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के सभी विद्यार्थियों को विद्युत के बारे में जानकारी होना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि विद्युत को ही पढ़ना है पूरे 2 साल। तो विद्युत को पढ़ना है, तो विद्युत के बारे में तो शुरुआत में जानकारी होना अति आवश्यक है। क्या होती है विद्युत, कैसे विद्युत का उत्पादन हुआ, कैसे विद्युत उत्पन्न हुई, पहले कौन सी विद्युत आई, उसके बाद कौन सी विद्युत, इस टाइम कौन सी विद्युत चल रही है, इस सब जानना आप लोगों को अति आवश्यक है। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि निम्न में से कौन गतिज विद्युत का उदाहरण नहीं है, अर्थात कि दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प गतिज विद्युत का उदाहरण नहीं है, यानी डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल नहीं है। तो ताप विद्युत, प्रकाश विद्युत, दाब विद्युत, घर्षण विद्युत। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी
आंसर नंबर डी घर्षण विद्युत। किसका उदाहरण नहीं है? गतिज विद्युत का। दोस्तों थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दे रहे हैं हम कि विद्युत दो प्रकार की होती है, एक स्थिर विद्युत, एक गतिज विद्युत। स्थिर विद्युत का उत्पादन कैसे हुआ? घर्षण के द्वारा। स्थिर विद्युत का उत्पादन घर्षण के द्वारा हुआ। जो तो स्थिर विद्युत को हम अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग नहीं ला सके, क्योंकि ये विद्युत उत्पन्न तो हो गई घर्षण के द्वारा, लेकिन इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित हो हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए क्या हो गया? घर्षण विद्युत हमारे काम की नहीं रही। तो इसके बाद दूसरी विद्युत आई गतिज विद्युत। ठीक, स्टैटिक और डायनेमिक। तो गतिज विद्युत वो विद्युत होती है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सके, ठीक, स्थानांतरित किया जा सके, वो हो गई गतिज विद्युत। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि ताप विद्युत, प्रकाश विद्युत, दाब विद्युत। ठीक, तो इसमें गतिज विद्युत का उदाहरण नहीं है तो घर्षण विद्युत। ठीक, आंसर नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। साधारण बेंच वाइस में कौन सी चूड़ी कटी होती है? बेंच वाइस, वाइस जो एक प्रकार का टूल्स है जो किसी जॉब को काफ़ी मजबूती के साथ पकड़ने में काम आती है, वही होती है हमारी वाइस। वाइसें भी कई प्रकार की होती हैं, साधारण बेंच वाइस, हैंड वाइस, ठीक, पाइप वाइस, ठीक है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि साधारण सिंपल बेंच वाइस में कौन सी चूड़ी कटी होती है? ऑप्शन नंबर ए एकमी चूड़ी, ऑप्शन बी नकल चूड़ी, ऑप्शन सी वर्गाकार चूड़ी, ऑप्शन डी भी चूड़ी। तो 37 का आंसर दीजिए आप लोग जल्दी से, कौन सी होगी? स्क्वायर थ्रेड यानी वर्गाकार चूड़ी। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी वर्गाकार चूड़ी। साधारण बेंच वाइस में वर्गाकार चूड़ियां कटी होती हैं, ठीक ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है? माइक्रोमीटर आप लोगों से बताया ना कि कई प्रकार के होते हैं माइक्रोमीटर भी, तो उसमें पूछ रहा है कि वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है, अर्थात अल्पतमांक कितना होता है? ऑप्शन ए 0.1 mm, ऑप्शन बी 0.001 mm, ऑप्शन सी 0.002 mm, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 38 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से आना चाहिए कि 38 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दीजिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स को एकदम चलाते रहिए, कमेंट बॉक्स को ढीला नहीं छोड़ना है, एकदम एकदम कमेंट बॉक्स को चलाते रहिए कि कौन सा आंसर है। ऑप्शन नंबर बी 38 का 0.01 mm, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन बी 0.01 mm। चलिए 39 क्वेश्चन क्या है? हेक्सा ब्लेड की लंबाई कितना होती है? 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हेक्सा ब्लेड की लंबाई कितना होती है। तो 39 नंबर क्वेश्चन हेक्सा ब्लेड की लंबाई कितना होती है? तो ऑप्शन नंबर ए 580 mm, ऑप्शन बी 350 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 300 mm, ऑप्शन डी 400 mm। तो हेक्सा ब्लेड की लंबाई आप बता दीजिए कि क्या होता है। एक हेक्सा ब्लेड प्रयोग करते हैं ना तो इसकी लंबाई कितनी होती है? तो 300 mm होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 300 mm अर्थात कितना? 12 इंच। 12 इंच 12 इंच लंबाई होती है हेक्सा ब्लेड की। mm में पूछे तो 300 mm, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। स्टील रूल का अल्पतमांक कितना होता है? बहुत जबरदस्त लल्लन टॉप क्वेश्चन और आज का एकदम कहें तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, यानी इसको डबल स्टार या ट्रिपल स्टार बना करके रख लीजिए कि ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्टील रूल, स्टील रूल का अल्पतमांक कितना होता है? स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है? ऑप्शन ए 0.2 mm, ऑप्शन बी 0.5 mm, ऑप्शन सी 0.01 mm, ऑप्शन डी 0.002 mm। 40 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में।
लास्ट है आज की ये जो सीरीज चल रही है पार्ट 2 का आज का लास्ट क्वेश्चन। इस पे मैं आशा करता हूँ कि इसका आंसर आप लोग दे चुके होंगे। तो 40 नंबर VVI क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा लिस्ट काउंट स्टील रूल का 0.5 mm। ऑप्शन नंबर 20 सही है, 0.5 mm। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे होंगे और अपनी कॉपी पर आंसर अपना नोट कर रहे होंगे। इसके बाद हम आपको आंसर बताएंगे कि 41 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या सही होगा। तो चलिए, हेक्साब्लेड की जो मोटाई होती है 0.63 से 0.8 mm तक होती है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी सही हो जाएगा, आंसर डी। ठीक, 0.63 mm से 0.8 mm तक की मोटाई होती है हेक्साब्लेड की। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। ISO का पूरा नाम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ISO का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म आपके CBT एग्जाम में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बच्चों से काफ़ी हद तक एक क्वेश्चन रिपीट करता है कि ISO का पूरा नाम क्या है, ISO का फुल फॉर्म क्या है। ISO, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी इंडियन साइंस ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत बढ़िया, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे होंगे कि 42 का आंसर क्या होगा। तो 42 का आंसर हो जाएगा बी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए? वर्कशॉप प्रयोगशाला में आप कोई भारी सामान उठा रहे हैं तो इसमें पूछ रहा है कि अधिकतम भार बॉडी के किस अंग पर होना चाहिए। ऑप्शन ए पीठ पर, ऑप्शन बी पैरों पर, ऑप्शन सी छाती पर, ऑप्शन डी कंधों पर। तो दीजिए आंसर। वर्कशॉप में आप काम कर रहे हैं, प्रयोगशाला में काम कर रहे हैं, कोई मान लीजिए भारी सामान उठाना हो तो जो अधिकतम भार होगा आपकी बॉडी के किस अंग पर होना चाहिए अधिकतम भार? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा 43 का बी, पैरों पर। पैरों पर अधिकतम भार होना चाहिए। ठीक ना। प्रयोगशाला में कोई भी अगर भारी सामान उठाने की अगर जरूरत पड़ रही है तो जो अधिकतम भार कार्य करता है वो पैरों पर होना चाहिए। ठीक, तब जाके आपकी संतुलन की अवस्था बनी रहेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सुरक्षा का कौन सा व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है? यानी बोल रहा है 44 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है? ऑप्शन ए मशीन सुरक्षा, ऑप्शन बी शरीर सुरक्षा, ऑप्शन सी सड़क सुरक्षा, ऑप्शन डी कार्य सुरक्षा। तो आंसर दीजिए इसका। पूछ रहा है कि जो सुरक्षा के जो व्यावसायिक सुरक्षा है तो सुरक्षा के दृष्टि से जो दिए गए ऑप्शन है इनमें से कौन सा जो सुरक्षा है वो व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है, यानी व्यावसायिक सुरक्षा से अलग है। ठीक, तो सेफ्टी प्रैक्टिस में आप लोग जो पहला नंबर चैप्टर है सेफ्टी प्रैक्टिस में पढ़ चुके होंगे, देखे होंगे कि कौन सा व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है। ऑप्शन ए मशीन सुरक्षा है भाई, ऑप्शन बी शरीर सुरक्षा, बॉडी की सुरक्षा होनी चाहिए, ऑप्शन सी सड़क सुरक्षा नहीं, ऑप्शन सी सड़क सुरक्षा ये व्यावसायिक सुरक्षा के तहत नहीं आता है। और कार्य सुरक्षा यानी जो प्रयोगशाला में जो भी जिस भी जॉब पे कार्य कर रहे हैं तो उस पर सुरक्षा होना अनिवार्य है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी से हो जाएगा, यानी सड़क सुरक्षा। ठीक, सड़क सुरक्षा ये क्या है? इसमें से भिन्न है, तीनों में से भिन्न है। मशीन सुरक्षा भी आ जाएगी व्यावसायिक सुरक्षा में, शरीर सुरक्षा भी आ जाएगी और कार्य सुरक्षा भी आ जाएगी। ये तीनों व्यावसायिक सुरक्षा से रिलेटेड है, लेकिन सड़क सुरक्षा व्यावसायिक सुरक्षा से रिलेटेड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोमीटर का प्रयोग करने से पूर्व क्या कर लेना चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 45 नंबर का क्वेश्चन जो इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड से संबंधित
जो भी बच्चे ITI कर रहे हैं, माइक्रोमीटर चलाना सर्वप्रथम उनको जानना अनिवार्य है। माइक्रोमीटर चलाने से पहले आपको क्या कर लेना चाहिए? ऑप्शन ए, हाथों को भली भांति साफ कर लेना चाहिए। ऑप्शन बी, माइक्रोमीटर की जीरो त्रुटि को समायोजित कर लेना चाहिए। ऑप्शन सी, माइक्रोमीटर को कपड़े से साफ कर लेना चाहिए। ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों कार्य कर लेना चाहिए। चलिए, जैसा कि सब लोग अधिकतर स्टूडेंट ये जानते हैं कि बस माइक्रोमीटर को हमें चलाना है तो माइक्रोमीटर की जीरो त्रुटि देख लेंगे, बस उसके बाद अपना कार्य करना स्टार्ट कर देंगे। नहीं, तो इसमें पढ़िए कि हाथों को भली भांति साफ कर लेना चाहिए। यानी माइक्रोमीटर चला रहे हैं आप, तो उससे पहले क्या कर लेना चाहिए? अपने हाथों को पहले भली भांति क्या कर लेना चाहिए? साफ कर लेना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन ए भी सही हो रहा है। ऑप्शन ए भी सही हो जा रहा है। ठीक, ऑप्शन बी क्या कर रहा है? माइक्रोमीटर की जीरो त्रुटि को समायोजित कर लेना चाहिए, यह भी सही हो रहा है। दो भी सही है कि जीरो को सेट कर लेना चाहिए। ऑप्शन सी, माइक्रोमीटर को कपड़े से साफ कर लेना चाहिए, यह भी सही है। तीन भी सही है। यानी माइक्रोमीटर को प्रयोग करने से पहले माइक्रोमीटर को कपड़े से क्या कर लेना चाहिए? साफ कर लेना चाहिए। ठीक, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी, उपर्युक्त तीनों कार्य कर लेना चाहिए। ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? डी। ठीक ना, आंसर 45 का डी हो जाना चाहिए। माइक्रोमीटर को प्रयोग करने से पहले ये सब तीनों कार्य कर लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। हेक्साब्लेड के दांतों की सेटिंग करने का मुख्य कारण क्या है? हेक्साब्लेड के दांतों की सेटिंग करने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए, ब्लेड की सुंदरता बढ़ाना। ऑप्शन बी, कटिंग के समय घर्षण को कम करना। ऑप्शन सी, अधिक गहराई वाली कटिंग को सरल बनाना। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि हेक्साब्लेड के जो दांतों की सेटिंग की जाती है वो क्यों की जाती है भाई। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग आंसर दे चुके होंगे, तो चलिए 46 का आंसर दीजिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो, अगर लग रहा हो कि क्वेश्चन CBT एग्जाम में कुछ हेल्पफुल साबित हो सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और भी अपने दोस्त मित्र, जो भी रिश्तेदार रिलेशनशिप में और लोग भी हैं, उन लोगों को भी ये वीडियो आप भेज भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि भाई ये CBT एग्जाम के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित ये क्वेश्चन CBT आगामी CBT एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो कृपया करके इसको शेयर करें और सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट करना न भूलें। अगर नहीं अच्छा लगे तो न करें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसका आंसर बताया नहीं आप लोग। 46 नंबर का आंसर क्या होगा? 46 नंबर का आंसर हो जाएगा क्या? बी, कटिंग के समय घर्षण को कम करना। बी आंसर हो जाएगा। कटिंग के समय घर्षण को कम करने के लिए हेक्साब्लेड के दांतों की क्या की जाती है? सेटिंग की जाती है। ठीक ना, अन्यथा अगर सेटिंग की नहीं की जाएगी तो हेक्साब्लेड क्या करेगा? उसमें जो कटिंग की जाएगी उसमें क्या करेगा? घर्षण के माध्यम से फंस जाएगा और क्या करेगा? हेक्साब्लेड चलाना हमारे लिए क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हेक्साब्लेड की दांतों की क्या की जाती है? सेटिंग की जाती है, जिससे घर्षण क्या हो? कटिंग के समय घर्षण कम होगा तो हेक्साब्लेड हमारा आसानी से चलता रहेगा और जॉब को आसानी से काट के अलग कर देगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। AWG का फुल फॉर्म क्या है? बहुत बढ़िया। अभी आप लोग पिछले पार्ट में पढ़े थे कि SWG का फुल फॉर्म क्या होगा, SWG क्या होता है, लेकिन ये है AWG। AWG का भी फुल फॉर्म क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है अमेरिकन वायर गेज। ऑप्शन बी है एक्सियल वायर गेज। ऑप्शन सी, एशियन वायर ग्रुप। ऑप्शन नंबर डी, एरियल वायर ग्रेड। तो दीजिए आंसर, क्या हो जाएगा? AWG, अभी तो आप पिछले वीडियो में पढ़े थे SWG स्टैंडर्ड वायर गेज, लेकिन यहाँ पे आ गया AWG, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? अमेरिकन वायर गेज। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन ए, अमेरिकन वायर गेज। ठीक ना, अमेरिकन वायर गेज ये अभी एक प्रकार का क्या है? गेज है। ठीक ना, जो वायर गेज है, जो वायर की गेज को मापता है कितने mm का वायर है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायर गेज प्लेट का आकार क्या है? वायर गेज जो
प्लेट होती है उसका आकार कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए वर्गाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी वृत्ताकार। तो काफी रसगुल्ला क्वेश्चन मिला आपको। आप देख रहे हैं, आपके दिमाग में तस्वीर बन गई होगी। आपके प्रश्न आपके इंस्ट्रक्टर के द्वारा आपको दिखाया गया होगा, SWG वायर गेज जो होता है दिखाया गया होगा कि कैसा होता है, उसकी आकृति कैसी होगी। तो आपके दिमाग में छप गया होगा कि उसकी आकृति कैसी होती है, वर्गाकार होती है, आयताकार होती है, त्रिभुजाकार होती है या वृत्ताकार होती है। तो जो भी है, जो भी आकृति होती है उसको कमेंट बॉक्स में तुरंत बिना समय लिए, जितना कम समय लेंगे उतना ही आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक खींचें। जितना जल्दी आप लोग कमेंट कर देंगे उतना ही जल्दी हम वीडियो को समाप्त कर देंगे, क्योंकि हमें भी आगे और भी क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। तो 48 नंबर का क्वेश्चन जो कह रहा है वायर गेज की प्लेट का आकार क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? 48 नंबर का आंसर डी वृत्ताकार। देखे है ना, ऐसे करके वृत्ताकार करके होता है। यहाँ पे साइड पे स्लॉट कटे होते हैं, यहाँ पे स्लॉट कटे होते हैं, ऐसे कटे होते हैं स्लॉट। जिस स्लॉट में पहुँचता है, जिस स्लॉट में वायर निकल जाता है आसानी से, वही हमारी क्या हो जाती है, माप हो जाती है, ठीक ना। तो वायर गेज की प्लेट का आकार कैसा हो जाएगा? वृत्ताकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवीसी ट्यूब धातु के पाइप और धातु की फ्रेम को काटने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? यानी पीवीसी ट्यूब धातु के पाइप को काटने के लिए और फ्रेम को काटने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कटिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है भाई? तो आंसर आप लोगों को तो इसमें एकदम रसगुल्ला क्वेश्चन है। इसमें तो कहीं कुछ ज़्यादा टेंशन और की बात और समय बर्बाद करने की बात है नहीं। सब लोग जानते हैं आपके व्यवहारिक जीवन में हेक्सा का प्रयोग होता है कि नहीं होता है। कटिंग के लिए अक्सर क्या करते हैं, हेक्सा का ही प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आंसर नंबर 49 क्या हो जाएगा? डी। इसमें ज़्यादा कुछ सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, हलवा क्वेश्चन एकदम। आंसर नंबर डी, ठीक। हेक्सा, हेक्सा के द्वारा पीवीसी ट्यूब धातु के पाइप को और धातु की फ्रेम को काटने के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, दिया हुआ चिन्ह यानी चित्र जो दिया गया है वो किसको दर्शाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, काफ़ी लल्लन टाफ हलवा क्वेश्चन कहें तो, बहुत इंपॉर्टेंट। VVI करके, VVI कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन। दिया हुआ चिन्ह है जो किसको दर्शाता है? ऑप्शन ए आयनीकृत रेडिएशन, ऑप्शन बी धमाके की आशंका, ऑप्शन सी लेजर बीम, ऑप्शन डी विद्युत झटका। तो आंसर दीजिए किसका हो जाएगा? आंसर है किसका हो जाएगा? लेजर बीम। किसका हो जाएगा? लेजर बीम, क्योंकि पिछले पार्ट में हम आप लोगों को बताए थे कि किसका चिन्ह है, लेजर बीम का है। किसका है? लेजर बीम का। आंसर 50 का क्या हो जाएगा? सी। 50 का सी। चलिए, तो 50 का आंसर हो गया सी। किसका किसका चिन्ह है? लेजर बीम का चिन्ह है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया 51। इस गेज का क्या प्रयोग है, यानी चित्र में जो गेज दिया गया है इसका प्रयोग क्या है? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्वेश्चन से घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रिशियन और फीटर से, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के बच्चों को नॉर्मली फीटर का ज्ञान होना अनिवार्य है, क्योंकि चैप्टर में दिया गया है फीटर से हुआ, कारपेंटर से हुआ, ठीक ना। तो नॉर्मली ये सब ज्ञान होना चाहिए, ठीक ना। तो इससे नहीं घबराइएगा कि सर हम लोगों को इलेक्ट्रिशियन में ये तो नहीं बताया गया है, नहीं तो इसका प्रयोग इलेक्ट्रिशियन में क्या है हम लोग ना, तो इससे घबराना नहीं है, हल करना है क्वेश्चन, जानकारी रखनी है। आप लोग के टीचर इंस्ट्रक्टर जो भी होंगे, अनुदेशक बताए होंगे, और चैप्टर जो सिलेबस का आता है इलेक्ट्रिशियन का, आप सिलेबस में देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अगला जो भी क्वेश्चन होंगे घबराना नहीं है, स्थिर दिमाग से आंसर देना है बस, और कुछ नहीं। तो इस गेज का क्या प्रयोग है? जॉब की ऊंचाई और समांतरता जांचना। अच्छा, ऑप्शन बी जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, जॉब के होगा यहाँ पे की, ठीक है ना। जॉब के आंतरिक त्रिज्या, यहाँ पे मिस्टेक है, जॉब के आंतरिक त्रिज्या को जांचना। ऑप्शन सी जॉब को मशीनों में डेटम के समांतर रखना। ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक। तो जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना क्या हो जाएगा इसका आंसर?
जाब के आंतरिक त्रिज्या को जांचना। इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं फीलर गेज। क्या बोलते हैं? फीलर गेज। इसको क्या बोलते हैं? फीलर। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 51 का आंसर बी, ठीक है ना? 51 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, जाब के आंतरिक त्रिज्या को जांचना। अब कोई पूछे कि इस गेज का नाम क्या है, तो आंसर क्या बोल देंगे आप? फीलर गेज। फीलर गेज, ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में होता है? मिस्टेक हो गया है प्रिंट करने में, टाइप करने में। पदार्थ की बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में होता है। तो 52 का आंसर दीजिए आप लोग। आंतरिक कैलिपर, ऑप्शन बी जेनी कैलिपर, ऑप्शन सी आउटसाइड कैलिपर, ऑप्शन डी स्प्रिंग जोड़ कैलिपर। तो चलिए 52 नंबर का आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। क्या होगा आंसर 52 का? जेनी कैलिपर। कौन सा होगा? जेनी कैलिपर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी जेनी कैलिपर की सहायता से क्या करते हैं? समांतर रेखाएं बाहर किसी पदार्थ या किसी जॉब की बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है जेनी कैलिपर्स, ठीक ना? इलेक्ट्रिशियन वाले ध्यान दें, जो भी प्रैक्टिकल अभी तक किए हैं घबराए नहीं कि सर जी हम लोगों को क्या क्वेश्चन दे रहे हैं। जो भी अभी आप प्रैक्टिकल किए हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसके बाद जो भी प्रैक्टिकल किए हुए हैं उसमें जो आपका हेक्साइन और साइन का प्रैक्टिकल था, उसमें आप लोगों ने जिस टूल्स के सहायता से मार्किंग किए हैं, समांतर रेखाएं खींचे हैं, वो किसके सहायता से किए हैं? जेनी कैलिपर्स की सहायता से, ठीक है ना? तो घबराना नहीं है, आंसर देना है। तो 52 नंबर का आंसर हो जाएगा जेनी कैलिपर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस रेती का नाम क्या है? हाँ, जो चित्र में दिया गया है कि रेती, ये रेती कौन सी रेती है? रास्प कट रेती, डबल कट रेती, सिंगल कट रेती, वक्राकार कट रेती। 53 नंबर का आंसर दीजिए जल्दी से। आप लोगों के सामने फाइल, रेती इंग्लिश में बोलते हैं फाइल, तो इस फाइल का नाम क्या है? रास्प कट रेती होगा, डबल कट रेती होगा, सिंगल कट या वक्राकार कट। तो आंसर हो जाएगा 53 का कौन सा? ए नंबर, रास्प कट रेती, जो काफी मात्रा में पदार्थ यानी मटेरियल को क्या करती है? हटाती है काफी मात्रा में, ठीक ना? रास्प कट रेती। चलिए अगला क्वेश्चन, इस औजार का नाम क्या है? ऑप्शन ए डिवाइडर, ऑप्शन बी इनसाइड कैलिपर, ऑप्शन सी विषम लैग कैलिपर, ऑप्शन डी आउटसाइड कैलिपर। तो कैलिपर कैलिपर दो प्रकार के होते हैं, आउटसाइड और इनसाइड कैलिपर, ठीक ना? बाहरी त्रिज्या मापने के लिए और आंतरिक त्रिज्या मापने के लिए कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। तो एक इसमें दिया गया है कि कौन सा कैलिपर है, तो आपका आंसर हो जाएगा 54 नंबर का। क्या? कमेंट बॉक्स में आप लोग भी कमेंट करें, क्या होगा इसका आंसर 54 नंबर का? जल्दी से आंसर दीजिए, एकदम रुकना नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, एकदम रट जाना है क्वेश्चन, घोल करके पी जाना है, ठीक ना? एकदम जो भी सीरीज चल रही है, जो भी पार्ट आज तीसरा हल कर रहे हैं, ये 50-60 क्वेश्चन जो भी है एकदम घोल करके पी जाना है, ठीक? एकदम टैबलेट की तरह इसको एकदम पी जाना है, तब जा करके क्या करेगा? काम करेगा आप लोगों को, ठीक ना? तो इसका आंसर हो जाएगा 54 का बी। क्या हो जाएगा? बी, इनसाइड कैलिपर, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इनसाइड कैलिपर है इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है? लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है? ऑप्शन ए दोषपूर्ण भंडारण, ऑप्शन बी असमान सिकुड़ना, ऑप्शन सी गलत सीजनिंग, ऑप्शन डी शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता। तो आंसर क्या आ जाएगा 55 का? 55 का आंसर दीजिए, लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है? दीजिए आंसर 55। 55 का आंसर क्या हो जाएगा? यानी लकड़ी ट्विस्टिंग मतलब ऐंठना, ट्विस्टिंग मतलब ऐंठना। जब दो दो तारों को, चाहे जो दो भी पदार्थ या जो कोई भी दो मटेरियल लेकर के उसको आपस में जब ऐंठ देते हैं, मिला करके ऐंठ देते हैं, तो उसी को बोलते हैं ट्विस्टिंग मतलब ऐंठना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 55 का? आप आंसर दीजिए, आप जल्दी से जल्दी बिना
समय लिए आंसर अपना ढूंढिए कि मेरा आंसर कौन सा सही हुआ है, और अपनी अपनी आंसर शीट बना करके रखें। से कोई पार्ट 3 है, पार्ट 3 खत्म होने के बाद सब लोग अपनी अपनी आंसर की ग्रुप में भेजेंगे, सब लोग अपनी अपनी आंसर की ग्रुप में भेजेंगे, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असमान सिकुड़ना 55 का बी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 यक्ष से इंगित रेती के भाग का नाम बताइए। यानी जो जो रेती दी गई है 56 नंबर का, यानी जो रेती है इसमें फाइल जो यक्ष दर्शाया गया है उसका नाम क्या है। ठीक, यही पूछ रहा है कि जो चित्र में फाइल दी गई है उसका जो पार्ट दर्शाया गया है यक्ष से उसका नाम क्या है। तो चलिए आंसर दीजिए। 56 का ए एज, ऑप्शन बी हिल, ऑप्शन सी टैंग, ऑप्शन डी शोल्डर। तो 56 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा भाई? दीजिए आंसर जल्दी से। जो यक्ष वाला भाग दर्शाया गया है, ये जो यक्ष दर्शाया गया है इसका नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं फाइल में? तो इसका आंसर हो जाएगा 56 का हिल। क्या हो जाएगा? 56 का हिल, ऑप्शन नंबर बी। अब रेती के भाग, फाइल के भाग कौन कौन से? इसको क्या बोलते हैं? हैंडल। इसको क्या बोलते हैं? हैंडल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैंग। इसको क्या बोलते हैं? ये हिल है। ठीक। और इसको क्या बोलते हैं? फेस। इसको क्या बोलते हैं? फेस। और जो साइड में है इसके, जो ये साइड में है ये वाला जो इधर से, इसको क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। ठीक ना। तो ये फाइल के भाग है। ठीक। और टिप किसको, टिप या पॉइंट इसको बोलते हैं। क्या है? टिप या पॉइंट। ठीक ना। तो ये फाइल के भाग हो गए रेती। ठीक ना। जगह कम है इसलिए हम नाम नहीं लिख पा रहे हैं, बस आप लोगों को बोल दे रहे हैं। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए वेब चीजल, ऑप्शन बी क्रॉस कट चीजल, ऑप्शन सी हाफ राउंड चीजल, ऑप्शन डी डायमंड पॉइंट चीजल। डायमंड पॉइंट चीजल। तो चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, समय कम लेते हुए जितना जल्द से जल्द हो आप अपने आंसर को एकदम कॉपी में नोट कर दीजिए कि हमने 57 नंबर का ये आंसर दे दिए हैं। एकदम उसमें कोई भी सोचना विचारना नहीं है। अपनी तैयारी को आप जांचिए कि आप हम कितना तैयार कर चुके हैं। ठीक। तो दीजिए आंसर दीजिए। 57 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? कि डायमंड पॉइंट चीजल, डी। डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? डायमंड पॉइंट चीजल का। ठीक। चीजल मतलब छिन्नी, चीजल मतलब छिन्नी। ठीक ना। जो लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं, चीजल का मतलब होता है छैनी, जिसको गांव देहात में बोलते हैं छिन्नी। ठीक ना। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, इस औजार का नाम क्या है? देख लीजिए, जिसका हम अभी पिछले क्वेश्चन में नाम ले रहे थे वही आ गया। इस औजार का नाम क्या है? 58 नंबर का जेनी कैलिपर, ऑप्शन बी आंतरिक कैलिपर, ऑप्शन सी वाई कैलिपर्स, ऑप्शन डी फर्म जोड़ कैलिपर्स। तो 58 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 58 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर ए जेनी कैलिपर्स। ठीक। जेनी कैलिपर्स की सहायता से क्या करते हैं हम? समांतर रेखाएं खींचते हैं। ठीक ना। हाँ। तो आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, मोर्टाइज चीजल या छन्नी का प्रयोग होता है लकड़ी में सामान्य छेनीकरण के लिए। ऑप्शन बी लकड़ी में आयताकार छेद करना, ऑप्शन सी लकड़ी को छीलना तथा फिनिशिंग देना, ऑप्शन डी लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई करना। चलिए आंसर दीजिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करना ना भूलें। ये हाँ, कमेंट करना भूलना नहीं है, हमको अपना काम करना है। मोर्टाइज छीनी का प्रयोग क्या होता है, क्यों करते हैं? 59 नंबर का क्वेश्चन। तो मोर्टाइज छीनी का प्रयोग लकड़ी में आयताकार छिद्र करना होता है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 59 का बी। ठीक। 59 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक ना। आप लोग 59 नंबर का आंसर
बी, लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए किस छेनी का प्रयोग करेंगे? मोर्टाइज छीनी का। किस छीनी का प्रयोग? मोर्टाइज छीनी का। बहुत बढ़िया। और आज इस पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन हल करने हम लोग जा रहे हैं। इस हैमर का नाम क्या है? लल्लन टॉप, रसगुल्ला, रसगुल्ला वाला क्वेश्चन एकदम। ऐसा कोई भी स्टूडेंट ना हो जो इस क्वेश्चन का आंसर न दे पाए, क्योंकि काफ़ी सब लोगों के मुंह पे, सब लोगों के व्यवहारिक जीवन में प्रयोग होने वाला, ठीक ना, ये ऐसा हैमर है जिसको सभी लोग जानते हैं। हो सके कुछ लोग नाम से वाकिफ ना हो, लेकिन जिन लोगों ने काफ़ी अच्छी खासी तैयारी अब तक कर चुके हैं उनको ये क्वेश्चन काफ़ी रसगुल्ला साबित होगा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपके व्यवहारिक जीवन में प्रयोग होता है, ठीक है ना। आपके आसपास, आस पड़ोस में आप इसको देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए 60 नंबर का आंसर देखें। ऑप्शन ए क्ला हैमर, ऑप्शन बी बॉल पिन हैमर, ऑप्शन सी क्रॉस पिन हैमर, ऑप्शन डी स्ट्रेट पिन हैमर। तो मैं आशा करता हूँ कि आप आंसर इसका दे चुके होंगे। नहीं जो लोग दे पाए हैं तो वो लोग चले आंसर आज का लास्ट क्वेश्चन का हम बता देते हैं। इसका आंसर क्या होगा? क्ला हैमर। 60 का क्या होगा? ए नंबर, 60 का ए। ठीक, तो दोस्तों अगर ये वीडियो जो पार्ट 3 आज हम हल करा रहे हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लगे, अगर ये वीडियो क्वेश्चन अगर आप लोगों को कुछ आकर्षक और इम्पॉर्टेंट लगे तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें। साथ में कमेंट बॉक्स में अपने अपने स्कोर को लास्ट में कमेंट कर दें कि 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोग सही किए हैं। कमेंट बॉक्स को भर देना है, ठीक ना। इससे पीछे हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से पीछे नहीं हटना है, क्योंकि हमें अपने स्कोर को किसी को बताने से हमें कुछ हो नहीं जाएगा। तो जो भी हम अपना आज स्कोर कुछ कर रहे हैं, तो डे बाय डे यानी प्रतिदिन कुछ न कुछ सुधार करते जाना है। तो क्योंकि सीबीटी एग्ज़ाम अभी टाइम है सीबीटी एग्ज़ाम होने में, तो उससे पहले हम लोग अपने तैयारी को एकदम मजबूती से कर लेना है, जिससे हमें सीबीटी एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि बहुत से लोगों का सीबीटी एग्ज़ाम में थ्योरी के पेपर में बैक लग जाता है। एक बार बैक लगने के बाद फिर वही चक्कर काटना पड़ता है बाबू। आईटीआई के अलावा क्या करना पड़ जाएगा? डिप्लोमा, जैसे डिप्लोमा लोग 3 साल करते हैं, वहीं जो आईटीआई 2 साल की है उसको करना पड़ जाएगा 3 साल की। और फिर अगर वही हालत रही तो आप लोग 3 साल नहीं 4 साल आप लोग डिप्लोमा करने लग जाएंगे और दौड़ते रह जाएंगे। तो इससे बढ़िया है कि अभी से अपनी कमर कस के हम लोग क्यों ना तैयार हो जाए, और थ्योरी में बैक लगने का कोई डर ही नहीं रहेगा। ठीक, तो थैंक्स दोस्तों।